कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी व प्रतिष्ठित लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी हैसियत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। अनायास ही उनके पांव स्टेशन की तरफ मुड़ गए। हाथ में एक थैला है और मन में अथाह बोझ, विषाद और क्षोभ की भावना। कितनी तरह की आवाजें मस्तिष्क में टकरा रही हैं, परस्पर चलो चलो, दूर, यहां से दूर, कभी नहीं लौटेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आकर मरे। अपना कोई नहीं है यहाँ पर, सब पराए हैं, कोई नहीं पूछता। फिर किसके लिए करते रहे इतना परिश्रम, किसके लिए सपने देखते थे और किसके लिए भागे भागे आते थे यहाँ, किसके लिए मन्नतें मांगने जाते थे और महज सपने में कुछ बुरा दिखने पर रात रात भर जागते रहते थे। पांव जितनी तेजी से उठ रहे हैं, मन उससे सैकड़ों गुना तेजी से भाग रहा है आगे आगे। अब तक उन सबको खबर हो गई होगी। दरबान से कह दिया था कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। समझ में तो आए कि कितनी फिक्र है, कितना चाहते हैं सब, या अपनी तरफ से ही खींचते रहें सारे रिश्तों की डोर को। चौराहे के पास आकर रुके और चारों तरफ देखा, कोई देखने आया भी है या नहीं। तेज धूप और लपट शरीर को जला रही थी। प्यास के कारण गला सूख रहा था। अच्छे खासे कूलर में लेटते थे सो चैन नहीं मिलता। कितनी बार समझाया था कि अपने काम से काम रखा करो, किसी के बारे में कुछ मत कहो। नौकर चोरी कर रहा है, करने दो। खेत में बर्बादी हो रही है, होने दो। बहू बेटों के बीच टोका टाकी करने से क्या मिलेगा? उनकी अपनी दुनिया है, उसमें जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हो? पर करें क्या, मजबूर हैं, जबान पर काबू नहीं रख पाते। अच्छा बुरा अपनी निगाहों से देखकर आंखें मूंद कर भी तो नहीं रहा जाता। कर्तव्य बोध का कांटा मन और आत्मा में चुभता रहता है और नुकसान की मरोड़ पेट में उठती रहती है। वो चोर है, कितना सामान चुरा कर ले गया मालूम है? तो क्या करें, उसके बिना काम नहीं होता। आप समझते क्यों नहीं? कुछ बातें अनदेखी करनी पड़ती है। यहाँ अंदर घुसा रहता है, हम उसको फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए चाहता है कि हमारा वहां आना जाना बंद हो। आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। आपको क्या करना? खाओ पियो, आराम करो, टीवी देखो। यही तो नहीं होता उनसे। उन्हें लगता ये सब उन्हें घर की मुख्य धारा से काट रहे हैं। उनकी हैसियत एक बाहरी आदमी की रह गई है। वे अधिकार विहीन हो गए हैं। आप खेत पर जाकर निगरानी किया करो। वहां एक मजदूर बराबर इज्जत नहीं है हमारी, खिल्ली उड़ाते हैं। वे भी चाहते हैं कि हम वहां न जाएं। रात को बोरा भर भर कर अनाज बेचते हैं। कैसे मालूम? सब कहते हैं, देखा है। वे हजारों वारे न्यारे कर रहे हैं और हमारे हाथ में 4 पैसा नहीं रहता। मांग लिया करो, कब मना किया देने से, बताओ? पैसे का लालच होता तो लाखों रुपए होते हमारे पास। सब कुछ चला गया, अब तो 4 रोटी मिल जाया करे वही बहुत है। वे तीर इतनी धीमी गति से छोड़ते कि वह सनसनाता हुआ बेटे के हृदय को चीर देता, और उनके टप टप टपकते आंसू तो घर में हड़कंप मचा देते हैं। आपको पैसे की कमी है क्या? आपसे कहा था चारों तीर्थों की यात्रा कराओ, थोड़ा बाहर निकलोगे तो ठीक रहेगा। खूब देते हो पैसा, अब हमारा घर में रहना भी अखरने लगा है। आराम हमारे भाग्य में कहाँ? पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह लगे रहे। इसलिए तो अब आराम करना चाहिए। बेटा मुस्कुराकर बात को टाल देता। रात 12 बजे सोते हैं, 2 बार पेशाब के लिए उठते हैं। सुबह 5 बजे के पहले उठकर बैठ जाते हैं, घूमने जाते नहीं। चाय की तलब होने लगती, इसलिए बार बार रसोई के सामने मडराना शुरू कर देते। कब जागे बहू, कब बने चाय और पिए। आपको नींद नहीं आती क्या? रात भर मच्छर काटते रहे, वे बहाना बनाते। ऑल आउट लगा लेते। नाश्ता बन जाए तो बुला लेना। उन्हें भूख का एहसास गहरे तक होने लगता है इन दिनों। अभी तो 6 बजे हैं, बहू कहती है। हमें जाना है, आज बहुत काम है। सारा काम छोड़कर नाश्ते की तैयारी करनी होती।
उधर बच्चे चिल्लाते, मम्मी जूते, मम्मी टाई, मम्मी बुक नहीं मिल रही। बहू गुस्से के मारे बच्चे को तड़ातड़ मार देती। खुद तैयार नहीं हो सकते, नौकर हूं क्या? ऐसे मारा जाता है। वे सामने आकर खड़े हो जाते। तो क्या करें, फटकर चार हो जाएं क्या? जाहिर है बहू बच्चे से ज्यादा उनसे नाराज है, उनको सुना रही है। कल से हम तैयार कर दिया करेंगे, वे फरमान जारी करते। जैसा आपको ठीक लगे, बहू मुंह बनाकर कहती। लेकिन जितना वे बहू बच्चों की दुनिया में घुसते उतना ही उल्टा हो जाता। समय तो खराब होता ही, काम भी बिगड़ जाते। तब उन्हें गहरे तक यंत्रणा होती, जैसे उनको निष्कासित करने का सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ताकि उनके अस्तित्व का कोई मायने ही न रहे। शाम को बच्चों को पढ़ाने का समय होता। बेटा ऑफिस से लौटता। तभी वे दिन भर की प्रतीक्षा से ऊबे और 50 शिकायत भरी सूचनाएं देने को बेताब हो उठते। प्रादेशिक समाचार लगा दो, कुर्सी बीच में डालते हुए कहते हुए। आप बैठे हैं तो हम काम निपटा कर आ जाएं। हम तो समाचार देखकर जा रहे हैं। फिर वे एक एक बात पर हाँ हूं कर अपनी सहमति असहमति जताते, हर एक के बारे में पूछते, हर जानकारी मिलनी चाहिए उन्हें। आपको क्या करना है इन बातों से? आपके मतलब की जो बातें नहीं हैं, उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? बेटा खींचकर पूछता। आखिर वे किस बात से मतलब रखें, किससे नहीं, कहाँ बैठें और कहाँ नहीं, यह तय करना भी क्या बच्चों का काम है? आखिर वे लोग क्यों उन्हें गर्म तवे पर पड़ी बूंद की तरह सुखा देना चाहते हैं? वे हर जगह केंद्र में रहना चाहते हैं, मगर हर जगह से हर कोई उन्हें झटक देता है कि आप तो बड़े बूढ़े हैं, आपको क्या मतलब, खाओ तो बूढ़ों की तरह, जियो तो बूढ़ों की तरह, रहो तो बूढ़ों की तरह। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस धरती पर बूढ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नष्ट कर दो सारी पुरानी चीज़ों को, गिरा दो पुराने मकानों को, जला दो पुराने वृक्षों को। आखिर कोई बताए कि उनकी जगह कहाँ है, इस एकांत पीछे वाले कमरे में जहाँ कोई नहीं रहना चाहता है, ताकि पूरे घर की रखवाली हो सके। चौकीदार कोई हो ही नहीं सकता। अपने लिए अपनी जगह तलाशते हुए खोते गए थे, अलग होते गए थे और सबके बीच अजनबी बनते गए थे। सच बोलते थे सो चुगलखोर कहलाते थे, सच कहते सो चमचे कहलाते थे। घर के बीच में रहते तो घर घुस्सू कहे जाते, बाहर जाते तो कहा जाता है कि उन्हें जरा भी मतलब नहीं है। दिल तो उस दिन बुरी तरह टूट गया था, जिस दिन उनको कुछ कुछ भनक लगी थी, जब बाई ने उनकी थाली से पराठे वापस उठा लिए थे। क्या है, खा लेते? नहीं दादाजी, बासी हैं। गरम तो है। बहू जी को पता नहीं होगा, खेत से वापस आए थे, भूल से वही गरम करके दे दिए होंगे, बाई ने डरते डरते कहा। अब समझ में आया था कि पराठा मुंह में डालते ही खटास क्यों लग रही थी। सन्न रह गए थे वे। कमरे में आकर लेटे तो सारा कमरा घूमता हुआ लगा। तो यहाँ तक नौबत आ गई, क्या बोझ बन गए हम। 4 रोटी भारी पड़ने लगी। कहीं बाई की चाल तो नहीं है बहू को फंसाने की। लेकिन एक एक घटना का स्वरूप सामने आने लगा। रात भर छटपटाते घूमते रहे थे। अंदर से कोई रो रहा था, छोटे बच्चे की तरह। क्यों नहीं अपनी जिंदगी को अलग करके देखा? क्यों सबके बीच अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते उदास होते देखते रहे? अपना सामान बांध कर रख लिया था, किससे कहें क्या करें, लोग क्या सोचेंगे। अचानक ही जिंदगी थम गई थी। एक रस खाना, एक सा पहनावा, एक जैसा जीवन का ढर्रा। आइसक्रीम उन्हें कभी नहीं दी जाती, जूस तथा दूध के लिए उन्हें पूछा तक नहीं जाता। उन्हें तो हर चीज पसंद है। क्या बुढ़ापा यह कहता है कि तुम्हारे लिए ये सारी वस्तुएं निषिद्ध हैं? घर में रहकर कंदमूल खाकर वानप्रस्थ वाला जीवन तो नहीं जिया जा सकता है। क्यों बेटा, जूस बनाती हो तो हमें भी दे दिया करो, पेट में जलन पड़ती है। बहू उनका चेहरा देखती रह गई। अब बुढ़ापे में इन्हें जूस पीने की पड़ी है। मन ही मन झुंझलाई। डाइनिंग टेबल पर लगा खाना उन्हें कितना लुभाता है, खींचता है, बांधता है। सलाद, पापड़, दही, अचार, फिर कोई मीठी चीज। क्यों नहीं वह वहां बैठकर खाना खाते हैं? कौन सा भय है मन में? बैठकर तो देखो क्या उठा देगी, मना कर देगी।
खुद ने ही परायेपन तथा संकोच की दीवारें बना ली हैं। खुद ही ने तो अपनी हैसियत कम की है। खाना खाने बैठे तो अलग थाली नहीं ली, चौके में नहीं बल्कि आज डाइनिंग टेबल पर ही बैठे, अपने हाथों से खाना परोसा। मगर आखिर में गलती यह हो गई कि जूठे हाथ थाली में ही धो दिए। बस फिर क्या था, हंगामा खड़ा हो गया। छी छी, घीनापन कर दिया, तमीज नहीं है, जिसमें खाते हैं उसी में हाथ धोते हैं। वहीं थाली छोड़ दी, वहीं मक्खियां खाने पर बैठ जाएंगी। कितनी बातें कही गई थी इस कांड को लेकर, वे कहीं भी फिट क्यों नहीं हो पाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। पैदल चलते चलते वे स्टेशन पहुंच गए थे। विचारों का प्रवाह उनसे तेज भाग रहा था। घटनाएं पंख लगाकर उड़ रही थीं। यात्री, भिखारी, कोढ़ी, बीमार, सबके बीच वे स्वयं को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहे थे। असुरक्षा का अंधकार चारों तरफ बढ़ता जा रहा था। उनकी आंखें तलाश रही थीं अपनों को। यदि कोई नहीं आया तो लौटकर जाना भी थूक कर चाटने जैसा हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे? मथुरा, वृंदावन के आश्रमों में या यहीं फुटपाथों पर? सब जगह दिखावा ही दिखावा है। इस उम्र के इंसानों की हर जगह दुर्दशा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी घबराहट तथा उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक ट्रेन आ जा रही थी। यात्री चढ़ उतर रहे थे, पर वे एक ही स्थान पर खड़े थे, हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, जैसे पत्थर के बन गए हों। कितने घंटे बीत गए यूं ही। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, आंखें चौधिया रही थीं। वापस बाहर आ गए। जाती हुई ट्रेन से उन्हें भय लगने लगा था कि पता नहीं कहाँ ले जाकर डाल देगी। फोन करके देखें, नहीं, फोन नहीं। वापस जाएं भी तो कैसे? बोल देंगे घूमने निकल गए थे। बच्चे कहेंगे और भागो घर से। कहाँ जाओगे? दुनिया में कहीं जगह नहीं है। तब क्या जवाब देंगे? उन्होंने पास के ठेले से केले खरीदे। 2 केलों में पेट भारी लगने लगा। पास की छोटी सी दुकान पर जा बैठे। पकौड़ों की खुशबू महक रही थी, मगर उन्हें कुछ खाने का मन न हुआ। उठकर चलने लगे। नंदू नाती बाहर निकल गया होगा सड़क पर। पता नहीं किसी ने सुध भी ली होगी या नहीं। कितनी गाड़ियां निकलती हैं तेज रफ्तार से, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। चिंताओं ने उनके मन को क्लांत कर दिया। स्कूल बस से मिन्नी आई होगी, कौन लेने गया होगा? इतना भारी बस्ता लादे घसीटते हुए आई होगी। बिना गाड़ी के बहू जाएगी नहीं लेने। हमें क्या, हम क्यों सोचे? होने दो एहसास, पता तो लगे कि हम क्या हैं। मगर बच्चों के चेहरे बार बार आ खड़े होते। उठकर सड़क किनारे चलने लगे। कोई ढूंढ रहा होता तो कहीं तो दिखता। कोई नहीं आएगा, किसी को उनकी जरूरत नहीं है। गहरी निराशा तथा संताप से उनके प्राण अकुला उठे। लौटकर जाएं भी तो क्यों? किसकी खातिर? चाहे तो 10 मिनट में घर पहुंच सकते हैं, मगर समय ने उनके पांव बांध दिए थे। शाम होने लगी। तेज धुआं, धूल और गंधाती हवा से आकाश ढक गया था। लोग अपने घरों को वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार से भागते लोग, जैसे घर को पकड़ लेना चाहते हों, मगर वे किसे पकड़ें? कहाँ वापस जाएं? उनका अपना तो कोई घर है नहीं। बहू के नाम फ्लैट है, जिसका किराया लेकर वह मनचाहा खर्च करती है। बेटे के नाम बंगला है। भाई के नाम उनका अपना मकान है। बच्चों के नाम FDR है, बीमा पॉलिसी है। उनके नाम से तो सिर्फ बैंक से कर्जा लिया हुआ है, जिस पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए थे। गहरी रेखा दिल को चीर गई। कभी सोचा भी न था कि अपने नाम भी कुछ होना चाहिए। वे फिर बैठ गए पुलिया पर। आज उन्हें एक भी परिचित चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था जो उनसे पूछता कि वे यहाँ क्यों बैठे हैं। तब वे बताते कि उन्हें वक्त ने कैसे ठग लिया है, वे कितने सताए गए हैं, कितने एकाकी हैं। मगर नहीं, घर की बात नहीं बतानी चाहिए। दूसरा कोई रोटी तो नहीं खिला देगा। स्ट्रीट लाइट की चमक दूर तक फैली थी, टुकड़ों टुकड़ों में। हर चीज को फैलना पड़ता है अपनी ताकत के साथ। वे थक गए थे, उनकी एड़ियां दुख रही थी। धूल से भरे पांव को ठंडे पानी से धोने का मन किया। उनके पांव की कोई दिशा नहीं थी, मगर मन उसी दिशा में दौड़ रहा था।
चलो छिपकर देखते हैं क्या किया उन लोगों ने, कितनी फिक्र है, कितना चाहते हैं। किसी तरह छिपते छिपाते सर्वेंट कमरे के पीछे तक जा पहुंचे। कमरा खाली पड़ा था। दीवार की ओट में पांव पसार कर बैठ गए। बाहर सन्नाटा छाया था। भाई फोन पर फोन घुमाए जा रहे थे। भैया आए क्या? भैया दिखे क्या? सुबह से निकले हैं, सब जगह देख लिया, स्टेशन, बस स्टैंड, खेत पर, कहीं नहीं थे। नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं सोचते। आखिर कहाँ गए होंगे? भाई के चेहरे पर फैली व्यथा तथा चिंता की कल्पना करके वे संतुष्ट हो गए। कोई चाहे ना चाहे, भाई तो चाहता है। फिर उनके कान अंदर की तरफ लग गए। नंदू पूछ रहा था, क्या दादा चले गए? कहाँ गए हमारे दादा? चुप करो और करो परेशान, चले गए ना। हमने तो कुछ नहीं कहा। और फिर छोटी मोटी बातों को लेकर घर छोड़ा जाता है क्या? आदमी बताए तो क्या तकलीफ है? उन्हें इनसिक्योरिटी लगती है। क्यों? क्या चाहिए? क्या नहीं है उनके पास? क्या कमी है? बुढ़ापा है, लगता होगा सबके पास सब कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। कई बातों का विश्वास दिलाना पड़ता है इस उम्र में। चलो एक बार और देख आएं। सारे अस्पतालों में दिखवा लिया। वे उठे। अब सही मौका है सामने आने का, और परेशान करना ठीक नहीं। पीछे से निकलकर फिर सड़क पर आ गए। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। लाइट जली। प्रकाश का वृत्त फैल गया सड़क पर। देखा वे सामने खड़े हैं। तेज लाइट से उनकी आंखें चौधिया रही थीं। भैया! दौड़कर उनके कंधे पकड़ लिए भाई ने। कहाँ चले गए थे? देखो भैया आ गए। सारे लोग बाहर आ गए। उनकी रुलाई फूट पड़ी। कहा अनकहा जमा हुआ बर्फ सा सब कुछ बहने लगा। हमारे प्राण निकाल दिए तुमने, बिना बताए चले गए। क्या हो गया था? सब कुछ तुम्हारा नहीं है क्या? चलो, क्या लिख दें तुम्हारे नाम? बोलो, ऐसी बात तुम्हारे दिल में आई कैसे? कुछ कह सुन लिया तो बुरा माना जाता है? उनके आंसू नहीं थम रहे थे। ये लोग क्यों नहीं समझते कि हमें घर के भीतर जगह चाहिए, सबके बीच। उन्हें महसूस हुआ कि वे मन ही मन बोल रहे हैं, बाहर तो सिर्फ उनके होठ कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शरीफ जी की लिखी कहानी हैसियत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। धन्यवाद।